अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे दिल लगा के और ख्याल भी कर रहे होंगे। यू मस्ट बी स्टेइंग एट होम, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट्स जमा कराई 4 और 5। आई एम वेरी हैप्पी, शाबाश। हाँ जी, और असाइनमेंट्स जो हैं वो आपने अब कोशिश करना है कि एज एंड व्हेन पॉसिबल उनको यूएआर के ऊपर भी जो है सेपरेटली हर असाइनमेंट को आप अपलोड कर दें। तो काम आपका हुआ हुआ है अपलोड करने का, जब भी ऑप्शन आपको मिले तो वो कोशिश कीजिए कि वो भी आप अपलोड कर दें। अब रह गई असाइनमेंट नंबर 6 और 7। ये जो है ये रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ। 6 तो रिलेटेड थी टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और 7 रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ। और आपने ये दोनों असाइनमेंट्स जो हैं ये उसी तरीके से मुझे ईमेल करनी है बाय दी 29th ऑफ अप्रैल प्लीज़। अब फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके पास ये चीज़ें बनी हुई होंगी, उसके बाद यूएआर के ऊपर भी आप अपलोड कर देंगे क्योंकि वो मैंडेटरी होगा। उसके खैर अभी डिटर्मिन कर रही है यूनिवर्सिटी के जो हैं ये मिड टर्म्स कैसे होंगे और असाइनमेंट्स कैसे होंगी। लेकिन मेरे पास आपको पता है अपना रिकॉर्ड है, तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जिन्होंने असाइनमेंट्स की हैं मेरे पास उसका अपना रिकॉर्ड मौजूद है। तो प्रोवाइडेड आप मुझे सही टाइम पे सबमिट करवाओ तो मेरे पास मैनुअल रिकॉर्ड तो है ही, और एज एंड व्हेन वो यूएआर के ऊपर आप लोग अपलोड कर दो तो इट इज़ ऑल द बेटर। अब ये भी देख लें कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स बच्चों होंगे किस तरीके के होंगे, ये अभी यूनिवर्सिटी डिटरमिन कर रही है। तो गौर से ये चीज़ें पढ़ लें, इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। कोई क्वेश्चंस हो अगर आप लोगों के तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप जो है वो क्वेश्चंस को राइट देम डाउन या ऑडियो की फॉर्म में भी इट्स फाइन। आप अपने सीआर्स के साथ शेयर करो और मुझे शेयर कर देंगे और मैं उनके जवाब दे दूंगी। तो अब गौर से देखें व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। Supply. Okay, elasticity of supply is defined as a measure of how much the quantity supplied of a good responds to change in price of that good, computed as percentage change in quantity supply divided by percentage change or in the price. अच्छा, अब अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन को तो आपको काफ़ी सिमिलर लगेगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। और जैसे मैंने पहले बताया था कि दूसरे किस्म की इलास्टिसिटीज़ भी कैलकुलेट की जा सकती हैं। यूजुअली जब हम सिंपली इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वो प्राइस इलास्टिसिटी की होती है, यानी कि किस हद तक क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम या ज़्यादा होती है इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। तो हमने देखा था कि सप्लाई कर्व हमें क्या, सप्लाई का लॉ हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है। Other things being constant price increase leads to increase in supply। और उसकी लॉजिक भी हमें समझ में आती थी कि जी जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो देयरफॉर बिजनेस सप्लाइज मोर। इलास्टिसिटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना रिस्पॉन्स मिलता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके नतीजे में सप्लाई कितनी हद तक बढ़ सकती है। अगर सप्लाई एकदम रिस्पॉन्ड करके ज़्यादा बढ़ सकती है in response to increase in price, तो हम कहेंगे कि the supply curve is elastic, whereas if there is an increase in price but supply cannot respond to it, यानी सप्लाई उस हद तक नहीं बढ़ सकती कि इस increase in price का फ़ायदा उठाए, तो हम इसको कहेंगे inelastic supply। ठीक है, so elasticity जैसे पहले भी बताया था, it is the response, the degree of response, किस हद तक सप्लाई जो है उसके अंदर चेंज आएगा अगर प्राइस के अंदर चेंज आता है। देखें, जब सप्लाई के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसमें एक इशू, जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि जी टाइम फ्रेम, क्योंकि सप्लाई के अंदर प्रोडक्शन करनी होती है फर्म्स को टू पुट अप देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो जनरली स्पीकिंग एक इशू ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शॉर्ट टर्म के अंदर,
शॉर्ट टर्म के अंदर तो सप्लाई को एकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, प्राइस चेंज भी हो तो कुछ टाइम लगता है इस प्राइस इंक्रीज से के साथ अकोमोडेट करने का, क्योंकि प्लांट के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं. बट इन द लॉन्ग रन देन यूजुअली द फर्म्स आर एबल टू अडेप्ट and they can produce more if the price is more and produce less if the price is less. long term में, short term में जो है वो प्लांट्स के अंदर और बाकी प्रोडक्शन की मेथड्स के अंदर चेंज लाना मुश्किल होता है, इसलिए यूजुअली शॉर्ट रन में सप्लाई जो है वो उसका कर्व इन इलास्टिक होता है. यहाँ पे ये लॉजिक दी गई है, लेकिन इससे रिवर्स भी हो सकता है, वो एग्जांपल भी हम देखेंगे. अच्छा, अब बिल्कुल जिस तरीके से आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की थी, तो फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी वही रहेगा, जिसके अंदर आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे पहले क्वांटिटी सप्लाइड में और उसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. तो बेसिकली डिनोमिनेटर तो एग्जैक्टली वही रहेगा जो आपने देखा था जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की थी, एंड सेम गोज फॉर दी न्यूमरेटर यहाँ, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में हम क्वांटिटी सप्लाइड यूज करेंगे. और जब आप ये करेंगे तो बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई यूजुअली होल्ड्स, बहुत कम ऐसा होता है कि प्राइसेस बढ़ रही हों और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही हो, ऐसे नहीं होता जनरली. और ये मतलब एक बहुत रेयर ओकेजन्स होती हैं. यूजुअली लॉ ऑफ सप्लाई डज होल्ड एंड एज प्राइसेस इंक्रीज तो सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. इसलिए आपको जो इसका शेप होगा सप्लाई कर्व का, आप बना भी चुके हैं इससे पहले, वो अपवर्ड राइजिंग है. और जब आप उसकी वजह इलास्टिसिटीज कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअली वो नजर आएंगी पॉजिटिव में, क्योंकि देखें यही फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो इन द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव. बाद में आप उसकी नेगेटिव टर्म को बेशक इग्नोर कर दें, लेकिन in case of elasticity of supply the answer will be positive. ठीक है, पॉजिटिव से क्या इंडिकेट कर रहा है, स्लोप भी पॉजिटिव है और इसकी इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव आएगी. इट इज इंडिकेटिंग दैट एज प्राइसेस राइज, other things being constant, the supply is going to increase, and this is also it can be understood as the law of supply. Now let us look what are the factors due to which supply would be either elastic or inelastic. All right, so here you have the determinants of price elasticity of supply. देखिए पहली चीज तो यहाँ लिखिए availability of raw materials. That's the first point. It means that if the raw materials are easily available, okay, for firms and for industries where raw materials are easily available, over there price adjustments can take place, and therefore the price the supply would be price elastic or elastic. Whereas if the basic raw materials are in short supply, for example gold, you can excavate it only to a very limited extent, यानी वो निकाला जा सकता है, थोड़ा बहुत ही निकाला जा सकता है ना, चेंज किया नहीं तो ट्रेड हो सकता है, मैक्सिमम इंक्रीज तो नहीं हो सकती गोल्ड की प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. गोल्ड तो जितना दुनिया में है उतना ही है, वो निकाला जा सकता है. लेबोरेटरी में बनाने को इट्स टू एक्सपेंसिव, सो वो कम से कम इकोनॉमिस्ट उस पॉइंट को नहीं कंसिडर करते. तो गोल्ड आप समझ लो कि उसकी जो रॉ मटेरियल है, एक सुनार के लिए गोल्ड का रॉ मटेरियल बहुत लिमिटेड है. सो देयरफॉर दोज फर्म्स डीलिंग इन गोल्ड, फॉर देम द सप्लाई में बी इनइलास्टिक. सिमिलरली अगर वो फर्म्स हैं जो कि ओल्ड पेंटिंग्स को ट्रेड करती हैं, बेचती हैं, जैसे लियोनार्डो डा विंची, बाय द वे उसने मोनालिसा बनाई थी तो आपको पता होगा. अब वो फर्म्स जो कि
ऐसी पेंटिंग्स की ट्रेडिंग का काम करती हैं, उनकी भी आप ये एक लॉजिक दी जा सकती है कि वहां पे जो इन इलास्टिक सप्लाई होगी। तो पहली चीज तो आ गई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड चीज आ गई द कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, उतना सप्लाई कर्व इनइलास्टिक होगा। अब एग्जांपल आप ले लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कंपेयर इट टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर प्लांट्स तो उसमें भी लगते हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजेस लेके आए जा सकते हैं, और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल यूजुअली इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं होता, और उसमें चेंज भी किया जा सकता है। अब आप इसको कंपेयर करो अगर ऑटोमोबाइल्स या गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में, तो गाड़ी का एक मॉडल रहता है, आप उसको बार बार चेंज तो नहीं कर सकते। रीजन बीइंग के द प्रोडक्शन ऑफ कार इज लेंथी एज वेल एज मच मोर कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर in the automobile industry, the shape of this the shape of the supply curve also, and it is going to be more inelastic. So in the textile industry the supply would be elastic, whereas in the automobile industry supply would be inelastic. अब आप जाए मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स से मुराद यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद कीजिए, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की यूजुअली बात की जाती है। एक तो आपकी टेक्नोलॉजी या लैंड कह लें, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल। अच्छा, अब बात यह है कि लेबर और ऑर्गेनाइजेशन, इनमें तो चेंज करना, इसको तेजी से जो है वो कहीं भी लेके जाया जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है जनरली स्पीकिंग। लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी और आपकी जो कैपिटल है, उसकी मूवमेंट कई दफ़ा जो है वो डिफिकल्ट होती है, और उसको दूसरी जगह स्विच करना मुश्किल हो जाता है। तो बात यह है कि जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी उसी प्लांट, उन्हीं लोगों से, उसी किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप से, उसी कैपिटल से, क्या आप कोई और चीज़ बना सकते हो? अगर तो बना सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज बना सकती हैं और शिफ्ट कर सकती हैं एक चीज़ बनाने से दूसरी चीज़ बनाने पे, वहाँ पे हम कहेंगे द सप्लाई इज इलास्टिक। Whereas if firms cannot shift their resources into manufacturing something else, or shift their resources towards another industry, and the factors towards another industry, there the supply is going to be inelastic. अब देखें, बात ये, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत दुनिया में वेंटिलेटर्स की है, तो अब जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि जो फर्म्स गाड़ियां बनाती थीं, या जो फर्म्स वैक्यूम क्लीनर्स, होम अप्लायंसेस बनाती थीं, अभी होम अप्लायंसेस की तो इतनी डिमांड है नहीं, तो वो अपने रिसोर्सेज को वेंटिलेटर्स बनाने में लगा दें। लेकिन इस वक्त मुश्किल हो रही है। अगर ऐसा हो सकता, आसानी से हो सकता कि जी जो होम अप्लायंसेस की कंपनीज हैं, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वेंटिलेटर्स बना सकते, आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, तो उस वक्त सप्लाई इलास्टिक होती। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। यूजुअली जो होम अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो कोशिश भी करें तो मीटिंग अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेटर्स इज डिफिकल्ट। देयरफॉर मोस्टली द सप्लाई of ventilators remains inelastic, and this because of it is difficult to move factors, therefore supply remains mostly inelastic. Okay, टाइम टू रिस्पॉन्ड, ये मैं पहले भी आपको बताया है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर लुकिंग एट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which explains to what extent the supply curve will be elastic or inelastic. Usually short run में, क्योंकि in the short run it is difficult to respond to price changes very quickly. It is difficult to respond to
प्राइस चेंजेस. सो देयरफॉर शॉर्ट रन में हम जनरली स्पीकिंग ये देखते हैं कि द सप्लाई इज इनइलास्टिक. क्यों? क्योंकि अगेन सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना. मार्केट में अगर प्राइस बढ़ भी रही है तो कुछ टाइम लगेगा बिफोर सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड suddenly, particularly if the new supplies have to be first produced, तो उसमें टाइम लगेगा. लॉन्ग रन में क्या होता है कि जी इंडिविजुअल फर्म्स भी अपनी सप्लाई जो है उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट चेंजेस एज वेल एज न्यू फर्म्स एंटर. तो लॉन्ग रन में इन मोस्ट केसेस वी कैन से दैट इन द लॉन्ग रन देयर इज the supply is more elastic, whereas in the short run the supply is inelastic. However, इसके अंदर भी differences हो सकते हैं, depends कि आप कौन सी इंडस्ट्री को का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. बट यूजुअली ऐसा ही होता है. एक्सेप्शंस में आपको हम एग्जैक्टली बताऊंगी या उसके हमें लॉजिक अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि इससे ऑपोजिट क्यों हो. अब आ जाए बात इन्वेंट्रीज यानी कि स्टोरेज स्पेस की. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. देखो मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे आपको बताया कि टाइम लगता है अगर प्राइस को चेंज करने, अगर प्राइस चेंज हो मार्केट के अंदर तो रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है. इसलिए हम कहते हैं सप्लाई इनइलास्टिक होती है शॉर्ट रन में, राइट. लेकिन अगर स्टोरेज स्पेस इन्वेंट्रीज जो है वो रखने की एबिलिटी हो फर्म्स के पास, तो वो बहुत जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. सो दोज कंपनीज और दोज प्रोड्यूसर्स हु हैव अ लार्ज storage capacity available, they can respond quickly to market changes, and in that case the supply is going to be for those producers elastic. अच्छा, अब देखें जो ये सारा केस हुआ है, आपको बल्कि मॉनिटर करना चाहिए. इकोनॉमिक्स से रिलेटेड खबरें सुननी भी चाहिए टीवी पे, एंड देन यू शुड आल्सो ट्राई टू एनालाइज इट. तो आजकल एक बहुत बड़ा इशू ये है कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, क्रूड ऑयल इज नोज डाइविंग. नोज डाइविंग में बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं. और लोग ये कहते हैं कि जी ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा अमेरिकन ऑयल की जो प्राइस है वो नेगेटिव में चली गई है. बाकी देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो बात ये समझनी पड़ेगी कि क्रूड ऑयल आप और मैं जैसे लोग तो खरीद नहीं सकते. क्रूड ऑयल कौन खरीदेगा? ऑयल जो रिफाइनरीज है वो खरीदेंगी. अब ऑयल रिफाइनरीज तब इसीलिए खरीद सकती है क्रूड ऑयल को, तभी खरीदेंगी ना जब उनके पास स्पेस होगी उसको रखने की, क्योंकि ऑफटेक तो है नहीं, डिमांड तो क्रैश कर गई है. तो फिर ऑयल रिफाइनरीज क्यों उसको परचेज करें, राइट? ना ऑयल प्रोड्यूसर्स के पास जगह है ऑयल रखने की, एक्सट्रैक्ट हो गया हुआ है लेकिन उसको रखने की जगह नहीं है. सिमिलरली जो उनके डायरेक्ट उनसे खरीदते हैं रिफाइनरीज, वहां पे भी उसको स्टोर करने की जगह नहीं है. तो दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर एनीबडी हु कैन स्टोर दिस petrol for the moment, and so that later after 2 months they can sell it at a price which is non negative, right? क्योंकि यूजुअली ये पेट्रोल को मुल्कों तक पहुंचाने के लिए टैंकर्स चाहिए होते हैं, तो 2 महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए होते हैं. सो खैर, कहने का मकसद ये है कि डिमांड एकदम कम हो गई है क्योंकि एयरलाइंस चल नहीं रही, डिमांड हो गई है एकदम कम, और फैक्ट्रीज भी नहीं, किसी भी मुल्क में नहीं चल रही, डिमांड कम हो गई है, स्टोरेज स्पेस नहीं है. तो इसलिए इसका आउटकम क्या हुआ है कि आपने ये देखा है कि प्राइसेस नेगेटिव के अंदर जा रही हैं. और कोई भी कंट्री इसका फायदा इसलिए नहीं उठा सकती कि किसी के पास भी स्टोरेज स्पेस नहीं है. तो जो आपकी सप्लाई है वो इस वक्त आपको इनइलास्टिक नजर आती है कई दफा. फॉर इन दिस वेरी रेयर ओकेजन इट इज इवन changing the shape of the supply curve totally. So I mean, it means that the prices are going actually into the negative. So उसका तो हम ये कहेंगे कि the more the inventory storage space, the more the supply is elastic, and in case of no storage space the supply is inelastic. अच्छा, आखिरी चीज देख लें, स्पेयर और एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी.
कि जो प्रोडक्शन की प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन फर्म्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे वो 100% कैपेसिटी पे मैनी टाइम्स ऑपरेट नहीं कर रहे होते। अगर प्राइस बढ़ जाए तो वो 24-24 घंटे भी चल सकते हैं, लेकिन यूजुअली नहीं चल रहे होते। बट इन केस प्रोडक्शन प्राइस बढ़ जाए और प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो वो फुल कैपेसिटी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन फर्म्स में भी अभी आइडल कैपेसिटी होती है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू प्राइस चेंजेस। वहाँ पे हम कहेंगे कि व्हेन देयर इज स्पेयर कैपेसिटी और एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, द सप्लाई कर्व विल बी इलास्टिक। इन केस ऑफ no spare or excess production capacity, the supply is going to be inelastic. ठीक है जी, राइट। तो अब इस पेज के ऊपर आप देखें डिफरेंट सप्लाई कर्व्स, ठीक है ना, और विद डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटीज एंड डेफिनेटली डिफरेंट स्लोप्स एज वेल। अच्छा, इसको ज़रा कंपेयर करें जो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की थी और आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फिगर्स थे, तो आपको ये नज़र आएगा कि जी ये तो अपवर्ड राइजिंग कर्व है, अंडरस्टूड, क्योंकि सप्लाई जो है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एक अपवर्ड राइजिंग कर्व ही होता है, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, the law of supply, which means that as prices increase, ceteris paribus, the quantity supplied is also going to be increased. But here what you are looking at is how much change we are going to see in the price, and then how much that is going to impact the supply. अब जैसे डिमांड में आपने देखा था कि डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिव इन सप्लाई जिसको कि हम इलास्टिक सप्लाई कह सकते हैं, या नॉन रिस्पॉन्सिव जिसको हम इन इलास्टिक कह सकते हैं। तो पॉइंट नंबर ए देखें सबसे पहले, और ये है एग्जांपल व्हेन द सप्लाई कर्व इज कंप्लीटली इन इलास्टिक। अच्छा, अब ये जो कम्प्लीटली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है, अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये डिमांड कर्व भी कम्प्लीटली इनइलास्टिक डिमांड कर्व बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसी तरह पॉइंट ई में भी देखो तो जो कम्प्लीटली इनइलास्टिक डिमांड और सप्लाई, कम्प्लीटली इलास्टिक सप्लाई और डिमांड, उसके भी कर्व्स एक जैसे हैं। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इन दोनों में सप्लाई और डिमांड कर्व की शेप एग्जैक्टली एक ही रहती है, ठीक है। और उसकी लॉजिक भी वही है कि देखें, कंप्लीटली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होगा कि नो मैटर व्हाट द प्राइस, सप्लाई इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। इसी तरह हमने इनइलास्टिक डिमांड में देखा था, कुछ भी हो जाए डिमांड वही रहेगी, इसी तरह कुछ भी हो जाए सप्लाई वही रहेगी। जैसे कि जो है वो इनइलास्टिक सप्लाई मतलब कि बिल्कुल चेंज हो ही नहीं सकता सप्लाई के अंदर, ये कोई एक एक्सट्रीम केस है। इसी तरह जो आपका पॉइंट ई है वो भी बड़ा ही एक एक्सट्रीम केस है, जहाँ पे वो कहते हैं कि जी सप्लाई अगर एक पॉइंट से नीचे होगी, प्राइस अगर एक पॉइंट से नीचे होगी तो सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर ई देखें ना, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर प्राइस जो है वो एक लेवल से कम होगी। और इसी तरीके से अगर उस एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जितना प्रोड्यूसर्स बनाते हैं वो सब का सब बेच सकते हैं, और अगर उससे थोड़ा सा भी, बिल्कुल स्लाइटली भी इंक्रीज अगर प्राइस की होगी तो बेतहाशा सप्लाई उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये भी कोई लॉजिकल बात समझ में नहीं आती। अब इसका मतलब ये है कि जो बी और सी और डी पॉइंट है, यही ज़्यादा कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं इन दी रियल लाइफ सिचुएशन। तो पहला अगर आप पॉइंट देखो तो उसमें इनइलास्टिक सप्लाई दिखाया हुआ है, और इनइलास्टिक सप्लाई जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इनइलास्टिक जो भी कर्व होगा वो होगा स्टीपर, ठीक है। सो इट इज स्टीपर, एंड एज कंपेयर टू दैट in point D where there is relatively elastic, देखें ये relatively जो point B है और point C है और point D है, ये तीनों, इनको the best way of saying is these are relatively elastic। अच्छा, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि elasticity of supply
को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो वैसे भी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। अगर आप वो मिड पॉइंट मेथड भी यूज करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट मेक्स थिंग्स इजियर। मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फिर वो तकरीबन एक ही जैसी रहेगी, क्योंकि इसके सप्लाई कर्व्स जो हैं वो पॉजिटिव है। तो इसलिए ये लीनियर सप्लाई कर्व्स हैं। एक और चीज़ जो आप यहाँ देखो, ये लीनियर है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको इक्वेशन जो थी वो बताई थी, डिमांड और सप्लाई के अंदर इक्वेशंस लिख के दी थी ना, वो इक्वेशंस जो थी वो इस फॉर्म की थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यानी मैंने y की बजाय p रखा हुआ था, और जो x की बजाय मैंने क्वांटिटी सप्लाइड वहां पे रखी हुई थी। वो दोबारा से निकाल के देखें प्लीज। ओके, प्लीज टेक आउट दैट एग्जाम्पल, द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो मैंने आपको क्वांटिटी सप्लाइड से रिलेटेड करवाई थी, ठीक है ना। दो तीन मैंने एक, हमने आई थिंक इस पे असाइनमेंट भी की थी, और असाइनमेंट में आप वो वाली असाइनमेंट निकाल के देखें। Let me tell you, that was assignment number uh, that was assignment number 5, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 5 दोबारा से निकाल के देखें, और उसके अंदर अगर आप देखें तो गफूर, शकूर और मार्केट तीनों का जो अगर आप इनका सप्लाई कर्व देखें तो उसके अंदर जो क्वांटिटी सप्लाइड के साथ फिगर है, जो स्लोप है उसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो ये एक तो ये बात हो गई। और जो पहला इसका टर्म होता है उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। P इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल गफूर का जो असाइनमेंट नंबर 5 में आपने किया था, तो गफूर का जो इसका इक्वेशन था वो था P इज इक्वल टू 50 प्लस 50 QS, ठीक है। तो ये जो 50 जो पहला टर्म है, इसको मैंने आपको कहा था इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं बच्चों, इसको इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। सप्लाई में खासतौर पे जब सप्लाई कर्व, हम लीनियर सप्लाई कर्व कह रहे हैं, तो वहाँ ये इंटरसेप्ट जो है ये कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है। और ये इंटरसेप्ट जो है उसका ये हमें पता चलेगा कि जहाँ भी ये जो इंटरसेप्ट है, जहाँ भी ये इंटरसेप्ट जो है, इसके हिसाब से, इस इंटरसेप्ट के हिसाब से जो आपका सप्लाई कर्व का प्राइस, जीरो प्राइस पे क्वांटिटी अवेलेबल होगी, जैसे कि पॉइंट डी है, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज दिखाई हुई है कि जी जीरो प्राइस के ऊपर जो है वो आपका जो गफूर वाला सप्लाई कर्व था, लुक एट इट अगेन, प्लीज लुक एट इट अगेन, गफूर वाला सप्लाई कर्व, ठीक है। वहां पे यू कुड सी दैट देयर इज अ 50 अवेलेबल, ठीक है। और ये 50 जो है ये पॉजिटिव है, ये 50 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि इसका सप्लाई कर्व बनना चाहिए जैसे कि पॉइंट नंबर डी में यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो इट मेक्स लाइफ इजियर बिकॉज वेन एवर द सप्लाई कर्व is going to have a positive price intercept, okay, wherever it is going to have a positive price intercept, all these linear supply curves will be elastic, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना elasticity is greater than 1 is accurate। मैंने आपको बताया था कि एक मैथमेटिकल मसला हो जाता है जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 का दिखाते हैं इशू। यहाँ पे सप्लाई में वो वाला इशू नहीं है। यहाँ पे जो स्लोप है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी को भी। ये याद रखें कि मैं बात कर रही हूँ लीनियर सप्लाई कर्व्स की, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। सो things is easier wherever there is going to be a positive intercept, wherever there is going to be a positive intercept of price, in that case the linear supply curve will always be elastic. And similarly जो आप पॉइंट नंबर बी के अंदर देखो, पॉइंट बी में देखो, पार्ट बी में देखो, वहां पे एक ऐसी सिचुएशन दिखाई हुई है जहां पे के जो सप्लाई कर्व है उसका पॉजिटिव प्राइस
है ही नहीं, उसका पॉजिटिव प्राइस इंटरसेप्ट है ही नहीं। मैंने इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल पॉइंट बी की आपको नहीं कराई हुई, लेकिन इसकी लॉजिक हो सकती है कि क्वांटिटी सप्लाइड उतनी ही रहे इवन अगर प्राइस जीरो भी हो। ओके, सो दैट ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि प्राइस जीरो से कम की भी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो अवेलेबल हो, नेगेटिव प्राइस। जनरली स्पीकिंग उसको जब हम इंटरप्रेट करने लगते हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव प्राइसेस हो सकती हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस इंटरसेप्ट नहीं है। ओके, पॉजिटिव प्राइस इंटरसेप्ट नहीं है पार्ट बी में। तो ये वाला जो अगर लीनियर सप्लाई कर्व होगा वो थ्रू आउट इन इलास्टिक होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिमांड कर्व के अंदर तो एक पॉइंट जो है वो यूनिट इलास्टिक होगा, बाकी उससे ऊपर के जितने सारे होंगे पॉइंट्स ऑन द सेम demand curve, they are going to be relatively inelastic, whereas all the they are going to be and those which are going the डिमांड कर्व के अंदर एक ही कर्व के ऊपर डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज होती हैं, और एक पॉइंट जो है उसके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 होती है, उसके ऊपर जो प्राइस वो इलास्टिक होगी और उसके नीचे जो है वो इन इलास्टिक होगी। लेकिन सप्लाई कर्व और लीनियर सप्लाई कर्व को हम उस तरीके से एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं करते, इसलिए क्योंकि लीनियर सप्लाई कर्व के अंदर जो इंटरप्रिटेशन है वो यही कि अगर वहाँ पे वो जो है उसका पॉजिटिव एक हमें इंटरसेप्ट नज़र आता है तो उसको हम कहेंगे कि थ्रू आउट इट इज़ गोइंग टू बी इलास्टिक, और अगर हमें उसका नेगेटिव इंटरसेप्ट नज़र आता है तो हम कहेंगे थ्रू आउट दिस लीनियर सप्लाई कर्व इज़ इनइलास्टिक। ठीक है, और ये अगला जो आप इसकी स्लाइड देखेंगे उसमें मैंने इसको लिख भी दिया है। ठीक, तो यहाँ तक देखें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे जो आपकी असाइनमेंट है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है जो कुछ मैंने पढ़ाया, लेकिन ये याद रखें कि ये मिड टर्म का कोर्स में शामिल हैं ये चीज़ें, तो इनको अच्छी तरीके से समझ लें, और जहाँ पे कोई कंफ्यूजन है वो मुझे प्लीज़ बताएं। ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये दिस इज़ रिलेटेड टू the course for the midterm exams. It is not related to your assignment number 7. Okay, so the next slide, that is जो मैं अभी आपको पॉजिटिव इंटरसेप्ट की बात कर रही हूँ वो उसी को मैथमेटिकली उन्होंने लिखा। देखिए, यही मैंने आपको ये बात बताई, इसको कंपेयर करें पार्ट डी के साथ। जो पार्ट डी है वो उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है आपको एक इलास्टिक सप्लाई कर्व, और उसमें आप देख लें कि इलास्टिसिटी एट एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, एंड इन दिस केस it would mean that it is elastic। और इसी तरह जब आप पॉइंट उसका सी देखेंगे तो वहाँ पे क्योंकि ये गुजर रहा है किससे, ये गुजर रहा है थ्रू दी ओरिजिन 0 को ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जो भी सप्लाई कर्व ओरिजिन में से गुजरेगा यानी 0 में से गुजरेगा वो होगा यूनिट इलास्टिक एट एवरी पॉइंट। ठीक है, एट एवरी पॉइंट। ये डिफरेंट है डिमांड कर्व से, क्योंकि डिमांड कर्व के अंदर हमने देखा था कि इवन ऑन द लीनियर डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी कीप्स चेंजिंग, whereas when we talk about the supply curve which is linear, then the supply curve, if it passes through the origin which is 0 then every point on this supply curve is going to be unit elastic। and finally अगर आप point number जो है वो देखो सी देखो, सॉरी आप point number
बी देखो तो उसमें पॉइंट नंबर बी, पार्ट बी देखो तो उसमें आपको नज़र आएगा एक इनइलास्टिक कर्व। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं है। अब ये चीज़ें समझ लें, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कोर्स ऑफ द मिड टर्म। आपके मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, उसकी पॉलिसी इस वक्त यूनिवर्सिटी डिटर्मिन कर रही है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, बट एग्जाम्स अगर मिड टर्म जब भी होते हैं, जिस फॉर्म में भी होते हैं, तो ये जो मैंने आपको अब स्लाइड दिखाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वन, इसमें जो कुछ डिस्कस हुआ है, दिस दैट्स गोइंग टू बी part of the midterm exam. It is not related to the assignment, but it is important component of the midterm exams. ठीक है? Okay.